अगले अध्याय में हमने आप लोगों को पढ़ाया था हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। हमें विश्वास है कि आप लोगों ने अध्ययन भी किया होगा, उसे याद भी कर लिए होंगे। याद किए हो? अंशु याद किए कि नहीं? थोड़ा तेजी से बोलो। याद किए हो? वेरी गुड। आज हम आपको पढ़ाएंगे देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। देश की सुरक्षा क्या है और विदेश नीति क्या है, आप लोग आज खूब बढ़िया ढंग से पढ़ोगे। तो बच्चे शोर नहीं करेंगे? नहीं करोगे ना? वेरी गुड। आप लोग यह जानते हो कि हमारा देश भारत पहले क्या था? किसका गुलाम था? हमारे देश भारत में किसका शासन चल रहा था? जब हमारे देश के जवान, देश के नेता अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। न जाने कितने लोग शहीद हो गए। आज हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। याद करते हैं ना? जिस समय हमारा देश भारत आजाद हुआ, उसी समय हमारा भारत दो खंड में बट गया, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान ने कहा हमें भारत से अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान ने क्या कहा? हमें भारत से अलग किया जाए। आजादी के तत्काल पश्चात ही महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया। वो एक अलग मुल्क बन गया, भारत एक अलग। यहाँ पर खूब अच्छे से लोग रहना, उठना बैठना, बिजनेस करना, सारी चीज बढ़िया से होने लगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान लिख करके सबको कानून के अधीन कर दिया और सारे लोग हर खुशी खुशी उसे अपनाए और लोकतंत्र के इशारे पर ही चलना शुरू कर दिया। जैसे ही अच्छे ढंग से फल फूल रहा था हमारा भारत देश, तभी पाकिस्तान हमारे भारत देश पर आक्रमण कर दिया। तभी पाकिस्तान क्या किया? हमारे भारत देश पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत ये नहीं समझता था कि सेना माने क्या होता है। बहुत कुछ मुख्य भूमिका में, मतलब सेना को ज्यादा जरूरत ही नहीं समझ पा रहा। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत का कान खुल गया, अरे ये तो इतना छोटा सा मुल्क हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। ठीक है? स्वतंत्रता के बाद देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। देखिए, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कहां हमला किया? भारत पर। कहां आक्रमण किया? भारत पर। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तब भारत की सेनाओं में भारत का प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, तब उनको सोचना पड़ा, अरे ये तो भारत पर आक्रमण कर दिया। तब जाकर के भारत में सेना को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भर्ती होने लगे। सरकार उसमें भर्ती करने लगे। ठीक है? भर्ती करने लगे। उसके बाद सेना को आधुनिक बनाने के लिए सैन्य बल की संख्या बढ़ाई गई। सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य बल, मतलब सैनिकों को भर्ती किया गया। अब सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे सेना को नई जरूरत है, कैसे पूरा किया जाएगा? उन्हें क्या चाहिए? आधुनिक जमाना है ना अब तो। उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक केंद्र स्थापित किया। वह केंद्र है सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर सेना को भर्ती किया जाता है।
वो एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया जहां पर उन्हें प्रशिक्षित करके आधुनिक हथियारों से लैस उनको मजबूत करके ट्रेंड करके उनको ट्रेनिंग दे करके तब जाकर के एक मजबूत सेना हमारे भारत देश में खड़ा हुआ। ठीक है, विश्व में हथियारों को होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के लिए हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिसे परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के विकास के लिए प्रबंध किए गए। समझ गया ना? मतलब ये तकनीकी जमाना है ना, आधुनिक हथियार बनाए गए। आधुनिक हथियार माने जानते हो ना, रिमोट वाले भी हथियार होते हैं, होते हैं ना। आजकल तो आप लोग खेलते होंगे, गेम वोम बड़ा आता है, क्या है, पबजी वबजी आता है ना। पबजी है, क्या है, फ्री फायर। फ्री फायर में एक से एक हथियार है। कोई नाम बताएगा? आप बताइए जी, कौन कौन से हथियार है फ्री फायर में? साहिल जानता है। साहिल कौन है? साहिल बेटा, हाँ थोड़ा उधर कैमरा करो। तो फ्री फायर में कितने हथियार हैं? तलवार और MP40 और MP5 और एक शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट गन और लॉन्ग रेंज के लिए AWM। वेरी गुड, देखा कितने आधुनिक हथियार हैं, पबजी में खेले जाते हैं। बहुत सही, ताली बजा दो इनके लिए। लेकिन गेम से बेटा पढ़ाई की जरूरतें पूरा नहीं होगा। गेम खेलने से पढ़ाई की जरूरतें नहीं पूरा होगा। ये जितने औजार और हथियार तुमने बताया है, ये हमारे देश के सेनाओं की जरूरत है। जो हम लोग होली दिवाली इतना त्योहार इतने आजादी से अपने भारत देश में घूम रहे हैं, आज उन्हें चाहिए वो हथियार, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने जान की बाजी लगाते हैं ना, तब हम सुरक्षित है। नहीं तो देश में आतंकवादी घुस जाते हैं, घुस जाते हैं नहीं। आप आए दिन पेपरों में देखते हैं हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए। कोई मरता है, कहीं मारता भी है। तो बेटा जितने औजार जितने आधुनिक हथियार है, वो हमारे देश को सैनिकों के चाहिए। सैनिक अगर हथियारों से लैस होगा तो हमारी सुरक्षा अच्छे ढंग से करेगा ना। चलो आगे चलते हैं। सेना के 3 अंग, सेना के 3 अंग, थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। भारत में जो देश के रक्षा मंत्री और जो हमारा ये संगठन तैयार हुआ, सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसमें तीनों सेनाओं को मजबूत किया गया। वो कौन कौन सी 3 सेना है? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अब इन्हें खूब बढ़िया से प्रशिक्षित किया गया है। आपके गांव से बहुत सारे लोग सिपाही हैं, कमांडर हैं। आपके नुनैया गांव से कमांडर है ना, मिलिट्री में है। हाँ, आपके गांव में सिपाही हैं। तो ऐसे ऐसे जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। वो लोग आके बताते हैं कि अब तो हमारा जो है सेना अब बहुत मजबूत हो गया है, अब हमें आधुनिक हथियार मिल गए हैं और हम देश का मतलब देश की सुरक्षा एवं रक्षा बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो भारत के जो एक सैन्य संगठन है, जो सैन्य संगठन भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कमांडर राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। लेकिन जो देश की वास्तविक सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मंत्रिमंडल के ऊपर। अब मंत्रिमंडल में कौन होता है? रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय। क्या होते हैं? रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय। अंश बेटा आप ये बताओ, भारत में, अंशु बेटा खड़े हो जाओ, कैमरा उधर करो। पूछा सर। अंशु बेटा भारत में कुल कौन कौन से? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं, जल सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, वायु सेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। वेरी गुड, ताली बजाओ। अभी अंशु ने बताया तीनों सेनाओं के नाम, थल सेना, वायु सेना
और जल सेना, और सब तीनों के नाम बता। थल सेना को उसका अध्यक्ष कौन होता है? सेना अध्यक्ष जनरल होता है। और नौसेना यानी जल सेना का सेना अध्यक्ष कौन होता है? एडमिरल होता है। और वायु सेना का अध्यक्ष कौन होता है? एयर चीफ मार्शल। एक बार अंशु के लिए ताली बजा दो। चलिए, हमारी सेनाएं सभी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। हमारी इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। वेरी गुड। भारतीय थल सेना 5 कमानों में विभाजित है। भारतीय सेना कितने कमानों में विभाजित है? 5। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं। इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा। क्या? आर्मी शिक्षा। इन सेनाओं को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें पढ़ाया भी जाता है। समझ रहे हो ना? मेडिकल स्टोर भी बनाए गए हैं। जैसे कोई सेना का पूरे परिवार सहित रहते हैं, वहां पर कोई परिवार लेकर आता, कोई परिवार नहीं रहता। जैसे सेना है, उन्हें को बीमार हुआ या गोली लग गया तो उनका इलाज कैसे होगा? मेडिकल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगा तो उनका सुरक्षा कैसे होगा? वो ठीक कैसे होंगे? इसलिए इनमें सारे चीजें, मतलब थल सेना में कई प्रकार सेनाएं, जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल स्टोर और आर्मी शिक्षा कोर, मतलब सब अलग अलग हैं। तोपखाना का अलग होता है, और उसके बाद आर्मी अलग होती है, जो सेना रक्षा करती है वो अलग होती है। मेडिकल कोर वो अलग होते हैं। उसके बाद आर्मी शिक्षा कोर अलग होते हैं। उसके बाद हमारा है नौसेना। भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। यह 3 कमानों में विभाजित है। कितने कमानों में विभाजित है? 3। कितने कमानों में विभाजित है? 3। पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। कितने बेड़े हैं? 2 बेड़े, पूर्वी बेड़े और पश्चिमी बेड़ा। चलिए आगे देखते हैं वायुसेना। भारतीय वायुसेना में इस समय 4 कमाने हैं। भारतीय वायुसेना में इस समय कितने कमाने हैं? 4 कमाने हैं। पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान एवं रख रखाव कमान। कितने हैं? पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रख रखाव। देखिए, पश्चिमी वायु कमान का मतलब होता है कि वो पूरी सुरक्षा में है। उसके बाद पूर्वी वायु कमान का मतलब होता है वो भी उस दिशा का देखरेख करता है। प्रशिक्षण कमान जो मतलब सेनाओं को प्रशिक्षित करता है वो है। उसके बाद एक होता है रख रखाव कमान, उसमें जो सैन्य बल की नियुक्ति होती है, जो भर्ती होती है, वो जो सामान होता है, गन होता है, बारूद होता है और खाद्य पदार्थ चाहे मेडिसिन हो, सब उसकी सुरक्षा वो रख रखाव में उसकी रखवाली करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, रक्षा प्रबंधन उच्च स्तरीय सुधार के लिए 3 अंगों के बीच एक बेहतरीन समन्वय बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको बोलते हैं सीडीएस, जिसको बोलते हैं सीडीएस का पद सृजित किया गया। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इस समय वो हमारे देश में नहीं है, मतलब इस समय वो स्वर्ग सिधार गए हैं। स्टॉप। सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। इन तीनों सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। महिलाओं को भी अल्प सेवा कमीशन में भर्ती किया जाता है। महिलाओं को किसमें भर्ती किया जाता है? अल्प सेवा कमीशन में। जिन सेनाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती है, इनमें जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले देखिए, थल सेना की सिग्नल सेवा कोर, इंजीनियर शिक्षा कोर, आयुध कोर तथा गुप्तचर शाखा में रखा गया है। उसके बाद दूसरा है नौसेना की सभी शाखाओं में रखा जाता है। तीसरा है वायुसेना की उड़ान, वैमानिकी,
इंजीनियरिंग, शिक्षा प्रशासन, लेखा तथा मौसम विभाग, इनमें जो है महिलाओं को मतलब भर्ती किया जाता है। जो आज के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे देश की बेटियां भी हमारे इस सेनाओं में अधिक से अधिक मात्रा में भर्ती हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़ लिख करके देश की सेवा के लिए जरूर इन भर्तियों में आप लोग अपना जोर आजमाइश करिएगा और देश की सेवा करिएगा। आगे चलते हैं। सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा ली जाती है। सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा लिया जाता है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जब वो पास हो जाएंगे तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान बने हुए हैं। क्या है? सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान बने हुए हैं। इनमें से नेशनल डिफेंस अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज मुख्य हैं। बात समझ गए? कितने हैं? नेशनल डिफेंस अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज मुख्य हैं। आधुनिक युग में नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है। आधुनिक युग में नए अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग होने लगा है। दूरगामी मिसाइलें तथा परमाणु बम के आविष्कार से आक्रमण को खतरा भी अधिक बढ़ गया है। परंतु भारत ने भी परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है तथा अनेक प्रकार की मिसाइलें तैयार की हैं। आप लोग जानते हो आजकल के जमाने में देख रहे हो ना, आप यहाँ हो, रिमोट दबाए उड़ गया, पूरा देश का देश से उड़ जाएगा। ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार बनाए गए हैं ना। यस सर। तो अब आधुनिक जीवन में अब तो जानते हो ना, मानव बम सुने हो नहीं? मानव बम आदमी ऐसा होता है, उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। जहां वो चला जाएगा, रिमोट कहीं और किसी के हाथ में रहेगा, बटन दाबेगा, वो आदमी चिथड़े हो जाएगा। वहां जितने लोग रहेंगे सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो गई है कि अब बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। अन्य देश भी डरने लगे हैं भारत से। इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना होता है। इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना होता है। भारतीय सेनाएं जो है, जो आक्रमण अगर कोई विदेशी लोग कर दें तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी प्रकार से वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी देश की सुरक्षा करते हैं। कौन करता है? हमारे देश के सेना। वेरी गुड। सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा परीक्षा पास प्रशिक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है। आप लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो मिसाइल मैन, उसको लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने हमारे भारत की सैन्य सेना को बहुत मजबूत किया। उन्होंने देखिए अभी बताया ना, परीक्षा पर प्रशिक्षण पहली बार हुआ था। वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण में डॉक्टर एपीजे कलाम का बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? वे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मिसाइल क्या होती है, उसका क्या कार्य होते हैं, इसके विषय में तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए। आपके गांव एवं नगर की सुरक्षा कौन करता है? कौन करता है? पुलिस। वेरी गुड। उसको लिखना है तुम्हें। लिखे हो? वेरी गुड। चलिए, जिस प्रकार हम अपने गांव एवं घर को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे। अगले अध्याय में फिर हम आते हैं इन सेनाओं के विषय में। इसके लिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।